जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई एक क्राइम फिल्म जोरम के बारे में। दोस्तों इस फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें बाला नाम का एक बंदा दिखाया जाता है जो कि मुंबई की एक कंस्ट्रक्शन साइट पे मजदूरी कर रहा था। वो वहाँ पे अपनी बीवी के साथ मजदूरी किया करता है जिसका नाम वानो था, और वो दोनों अपना गाँव छोड़कर करीब 500 साल पहले मुंबई आए थे, जहाँ पे वो लोग मजदूरी करके अपनी रोजी रोटी चलाते थे। उनकी एक छोटी सी बेटी भी होती है जिसका नाम जोरम होता है, और उसी कंस्ट्रक्शन साइट में उन्हें रहने के लिए जगह भी मिली होती है। काम खत्म करने के बाद वो लोग अपनी जगह पे जाते हैं जहाँ पे वो खाना बनाकर खाते हैं। अगली सुबह जब बाला और उसकी वाइफ काम पे गए होते हैं तो वहाँ पे एक लोकल एमएलए अपनी बेटी के साथ आती है जो कि वहाँ के मजदूरों को कुछ कपड़े बांटने के लिए आई थी। उस एमएलए का नाम कर्मा होता है और उसकी बेटी का नाम विदेशी होता है। वो एमएलए जब बाला को देखती है तो वो उससे बात करने के लिए आती है और उससे पूछती है कि उसका गांव कौन सा था। बाला उसका पहनावा देख के समझ जाता है कि ज़रूर ये उसी के गांव की औरत है, लेकिन वो उसे कोई भी जवाब नहीं देता और वो उसकी बीवी और बच्चे को भी देखती है। उसके बाद वो उनके कमरे में जाती है और खाना भी खाती है, और जब वो उसकी वाइफ से उसके गाँव का नाम पूछती है तो वो उसे अपने गाँव का नाम बता देती है। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो अपनी गाड़ी से वहाँ से चली जाती है। वानो बाला से कहती है कि उसे वापस गांव जाना है, तो बाला उससे कहता है कि वो उसे गांव एक दिन ज़रूर लेकर जाएगा। उसके बाद हमें पास्ट की कहानी दिखाई जाती है जहां बाला और वानो गांव में बहुत ही खुशी खुशी रहा करते थे, लेकिन वहां पे एक कंपनी आई थी जो कि उन गांव वालों से उनकी ज़मीन खरीदने के लिए कह रही थी, और उन्हीं में से एक बंदा उनकी चमचागिरी कर रहा था। उस बंदे का नाम माडवी होता है और उसने कंपनी से वादा किया था कि वो लैंड उन्हें दिला कर रहेगा, और बदले में उसे ढेर सारा कमीशन चाहिए था। वो गांव वाले कंपनी के बंदे की बात नहीं मान रहे होते, जिसकी वजह से माडवी उनसे कहता है कि इन्हें इन लोगों को कुछ दिनों का टाइम देना चाहिए, और उसके बाद वो लोग फिर से वहाँ पर आएंगे उनसे बात मनवाने के लिए। अगले दिन बाला जब मार्केट गया होता है तो वहाँ पे वो साड़ी की दुकान देखता है और उससे वो अपनी वाइफ के लिए एक साड़ी खरीद लेता है। इधर कर्मा ने अपनी बेटी और अपने आदमियों को उसके घर भेज दिया था और उसकी वाइफ को उसने जान से मरवा दिया था। रात को बाला जब अपने घर पहुँचता है तो अपनी वाइफ की लाश को देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, और वहीं पे कर्मा की बेटी विदेशी भी होती है जो कि उसकी वीडियो बनाने लगती है। एक आदमी उसे मारने के लिए उस पर अटैक करता है तो वो अपने डिफेंस में उस पर वार कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है, और ये देखकर विदेशी उसकी वीडियो बनाते हुए वहाँ से भाग निकलती है। बाला उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो सब वहाँ से भाग जाते हैं, इसीलिए बाला वापस अपने घर में जाता है जहाँ पे वो अपनी बीवी की लाश को देखकर रोने लगता है, और तभी उसे उसकी बेटी नजर आती है और पुलिस के सायरन सुनाई देते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि ये इल्ज़ाम अब उस पर लाया जाएगा, इसीलिए उसे यहाँ से भागना होगा। ये केस इंस्पेक्टर रत्नाकर को दिया जाता है ताकि वो बाला को पकड़ सके, और रत्नाकर जब अपनी टीम के साथ वहाँ पर आता है तो बाला वहाँ से भाग निकलता है। वो सभी उसे ढूंढने लगते हैं लेकिन बाला उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलता। इधर कर्मा मुंबई के मिनिस्टर को कॉल करती है ताकि वो पुलिस को बोल सके कि वो उस बंदे को जान से मार दें, लेकिन उस मिनिस्टर का पीए उससे कहता है कि मिनिस्टर अभी व्यस्त हैं तो वो उनकी बात बाद में कराएगा। कुछ देर बाद बाला अपने दोस्त के पास आता है और उससे मदद मांगता है, और उसका दोस्त और उसकी बीवी उसे पानी देते हैं और दूध भी देते हैं ताकि वो अपनी बच्ची को पिला सके। बाला उनसे कहता है कि उसने अपनी बीवी को नहीं मारा है बल्कि उन लोगों ने उसे मारा है और वो वहाँ से भाग निकले हैं। उसका दोस्त उससे कहता है कि इससे ज़्यादा वो उसकी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर वो लोग उसकी मदद करेंगे तो पुलिस उन्हें भी पकड़ के ले जाएगी। ये सुन के बाला वहाँ से अपनी बेटी को लेकर निकल जाता है। फिर हमें पास्ट की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पे बाला जानता था कि उनके घरों को तोड़कर वहाँ पे फैक्ट्री बनने वाली है, इसीलिए उसने फैसला किया था कि वो नक्सलों के साथ जुड़ जाएगा ताकि इस गांव में उन्हें उनका अधिकार मिल सके। उसने वानो को इस बारे में बताया था तो वानो ने उससे कहा था कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा, लेकिन उसने उसकी नहीं सुनी थी और वो नक्सलों के साथ जुड़ गया था। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पे मिनिस्टर कर्मा को कॉल बैक करता है और उससे पूछता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। वो उसे बताती है कि उसने मीडिया में वो वीडियो वायरल कर दी है और ये सबूत है कि उसने अपनी बीवी को मारा है, तो वो अपनी पुलिस से कह दे कि वो उस बंदे को मार डाले। ये बात सुनकर वो मिनिस्टर उससे कहता है कि वो इस केस को देख लेगा। रत्नाकर अपने हेड ऑफिसर के पास जाता है और उससे कहता है कि वो बंदा अभी उन्हें नहीं मिला है, तो ऑफिसर उससे कहता है कि उसे ऊपर से ऑर्डर मिले हैं उसे पकड़ने के लिए, तो चाहे कुछ भी हो जाए उसे पकड़ना ही होगा। इधर बाला रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है ताकि वो अपने गाँव जा सके, और वो देखता है कि चारों तरफ पुलिस की नाकाबंदी मौजूद है। रत्नाकर सीसीटीवी कैमरा में उसे देख लेता है और वो सोचने लगता है कि आखिर वो कहाँ पर जा सकता है। उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि शायद वो झारखंड वाली ट्रेन में जाएगा, इसीलिए वो अपनी टीम को वहाँ पे ले जाता है उसे ढूंढने के लिए। इधर बाला अपनी बेटी को लेकर वॉशरूम में छुप जाता है, और जब ट्रेन चलने लगती है तो वो वहीं पे रहता है। तभी ट्रेन के स्टाफ वाले वहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि बाथरूम में बहुत देर से कोई मौजूद है, और इसकी इन्फॉर्मेशन वो पुलिस को देते हैं। और जब बाला बाहर निकलता है तो पुलिस वाले उसे देख लेते हैं और उस पर गोली चलाने लगते हैं, लेकिन रत्नाकर उनसे कहता है कि वो उस पर गोली बिल्कुल ना चलाएं, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक प्लेस है और गोली किसी को भी लग सकती है। बाला जब भाग रहा होता है तो देखता है कि अब वो डेड एंड पे आ चुका है, जिसके आगे वो नहीं जा सकता था। रत्नाकर उसे चिल्ला के कहता है कि वो अपने आप को सरेंडर कर दे,
और बाला उससे कहता है कि उसने अपनी वाइफ का मर्डर नहीं किया है, बल्कि वहाँ पे कुछ और लोग थे जिसने उसे मारा है। रत्नाकर उससे कहता है कि अगर उसने कत्ल नहीं किया है तो वो डर क्यों रहा है। तो वो उससे कहता है कि अगर उसको बीवी को मार दिया गया है तो वो लोग उसे भी मार डालेंगे, इसीलिए वो खुद को सरेंडर नहीं करना चाहता। तभी एक पुलिस वाली उसको पकड़ने के लिए आगे आती है, लेकिन गलती से वो नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से वो खंबे से टकराती है और उसकी मौत हो जाती है। तभी कोई ट्रेन खींचता है और तुरंत बाला वहाँ से भाग निकलता है। अब न्यूज़ में एक खबर आ गई थी कि बाला एक नक्सली था जिसने अपनी बीवी और एक आदमी को मार डाला है और वो वहाँ से भाग निकला है। उसके बाद हमें पास्ट की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे बाला जब नक्सलियों के साथ था तो उनके हेड को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि माधवी उस स्टील कंपनी का साथ दे रहा है ताकि वो उस गांव में लोगों के घर को उजाड़ सके और डेवलपमेंट करवा सके। अब जब लीडर को ये बात पता चली तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने एक सख्त कदम लेने का फैसला किया। माधवी जब अपने घर पे होता है तो हम वहाँ पे उसके माता पिता को देख पाते हैं और उसकी माँ कोई और नहीं बल्कि कर्मा ही थी, और उसने बाला की वाइफ को क्यों मारा था वो आपको आगे पता चलेगा। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पे कर्मा विदेशी से कहती है कि वो उन दोनों की गांव की ट्रेन की टिकट कराए ताकि वो गांव निकल सकें, और विदेशी ठीक ऐसा ही करती है और वो गांव जाने के लिए निकल जाते हैं। इधर बाला चुपके से एक ट्रक में जाके घुस जाता है जो कि झारखंड की ओर जा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि वो ट्रक की मदद से अपने गाँव पहुँच सकता है। फिर कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ माधवी को वो नक्सली उल्टा लटका देते हैं और बाला भी उनमें शामिल होता है, लेकिन उसकी वाइफ किसी को नहीं बताई थी कि वो नक्सलियों का साथ दे रहा है। उनकी लीडर कील से माधवी को बुरी तरह पीटती है, जिससे माधवी की मौत हो जाती है और वो गाँव वालों से कहती है कि जो कोई भी कंपनी का साथ देगा उसका यही हश्र होगा। बाला अपने ही गाँव के आदमी माधवी को मरते हुए देखता रहता है, लेकिन वो उसकी मदद नहीं कर सकता था। उसके मौत के बाद उसे पता चल जाता है कि वो गलत लोगों के साथ है, इसीलिए वो उनका ग्रुप छोड़ देता है और वहाँ से जाने का फैसला करता है। वो अपनी वाइफ के पास जाके उससे कहता है कि वो यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, क्योंकि वो इस गांव में नहीं रहना चाहता, क्योंकि उसे और लाश नहीं बिछानी है। बाला ने अपने नक्सली वाले कपड़े जला दिए थे और वो अपनी बीवी के साथ मुंबई निकल गया था। दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि कर्मा बाला को क्यों मारना चाहती थी, क्योंकि वो नक्सलियों का साथ दे रहा था और उन लोगों ने उसके बेटे को मार दिया था। और बाला जब उसे मुंबई में दिखा था तो वो उस पहचान गई थी कि ये वही भगोड़ा है, इसीलिए उसने उसकी बीवी को मार दिया और वो उसे भी जान से मारना चाहती थी। वो ट्रक जब झारखंड पहुंच जाता है तो उसका ड्राइवर नोटिस कर लेता है कि कोई अंदर छुपा हुआ है, इसीलिए वो बाला को तुरंत वहां से भगा देता है। इधर इंस्पेक्टर रत्नाकर को भी झारखंड भेज दिया जाता है ताकि वो बाला को पकड़ के ला सके, और वहाँ पे एक लोकल बंदा उसकी मदद करता है उसे पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए। बाला जब अपने गाँव पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ पे बहुत ही तरक्की हो गई है और वहाँ पे कहीं भी उसके गाँव का नाम और निशान नहीं है। ये देखकर वो समझ जाता है कि आखिर जीत उन्हीं लोगों की हुई और गाँव वालों को उन लोगों ने बेघर कर दिया। उस गांव में बाला के जगह जगह पोस्टर्स लगा दिए जाते हैं कि वो वांटेड है, और बाला उधर एक ट्रक में बैठ के एक गांव में जाने के लिए निकल जाता है ताकि वो फूलो कर्मा से मिल सके और उससे मदद की मांग कर सके। इधर वो बंदा रत्नाकर को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है और रत्नाकर देखता है कि वहाँ पे पुलिस वालों ने वर्दी ही नहीं पहनी हुई है, क्योंकि उनके कपड़े पहनने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। तभी वहाँ पे वो जेल में नाबालिग लड़कों को देखता है जिन्हें उन लोगों ने गिरफ्तार करके रखा हुआ था, और जब वो पूछता है कि आखिर उन लोगों ने उन्हें गिरफ्तार क्यों किया है तो इंस्पेक्टर उसे बताता है कि ये लोग औजार लेके घूम रहे थे, जिससे वो कहता है कि ये तो आदिवासी लोग अक्सर लेकर घूमते हैं। ये देखकर वो समझ गया था कि यहाँ पे सिर्फ पावरफुल लोगों की चलती है और आम लोगों को ये लोग अक्सर जेल में डाल देते हैं। इधर बाला नदी किनारे मछली पकड़ता है और उसे पका कर खाता है, और इधर रात को पुलिस वाले प्रोग्राम रखते हैं जिसमें वो खूब डांस मस्ती करते हैं। जब अगली सुबह होती है तो रत्नाकर देखता है कि सभी लोग पी के सोए हुए हैं, इसलिए वो नाबालिग बच्चों को जेल से बाहर निकाल देता है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पता था कि ये लोग निर्दोष हैं और ज़बरदस्ती इन्हें जेल में रखा गया था। वो गांव का लड़का जब ये देखता है तो वो समझ जाता है कि ज़रूर ये बहुत ही अच्छा इंसान है, तभी उसने उन मासूम लोगों को यहाँ से जाने दिया। इधर बाला अपने एक पुराने दोस्त के पास जाता है जो कि वहाँ पे अब दुकान चलाया करता था, और वो उससे मदद मांगता है तो वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो उसे लेकर एक जगह पर जाता है और उसे वहीं पर छुपा रहने के लिए कहता है। इधर इंस्पेक्टर को विदेशी कॉल करती है और उसे बताती है कि उसे खबर मिली है कि बाला वहाँ पर आ चुका है, तो अगर उन्हें बाला कहीं पर भी नजर आए तो वो उसे जान से मार डालें। उसकी बात सुनते ही इंस्पेक्टर बहुत डर जाता है और तुरंत अपनी टीम तैयार करता है बाला को पकड़ने के लिए। रत्नाकर भी वहाँ पे जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो उनसे कहता है कि वो उसे गोली नहीं मारेंगे, लेकिन उन लोगों का प्लान था उन्हें गोली मारने का। बाला जहाँ पे छुपा होता है वहाँ पे पुलिस आ जाती है और उसे ढूंढने लगती है, और बाला जब वहाँ से भाग रहा होता है तो वो उस पर फायरिंग करने लगते हैं। रत्नाकर उन्हें मना कर रहा होता है फायर करने के लिए, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मानते और बाला डर के तुरंत वहाँ से भाग निकलता है। रत्नाकर ये बात समझ जाता है कि पुलिस वाले उसकी ऑर्डर नहीं मान रहे हैं, यानी इन्हें ज़रूर ऊपर से ऑर्डर मिला होगा उसे जान से मारने के लिए। कुछ देर बाद वो गांव का लड़का रत्नाकर के पास आता है और उसे चाय देते हुए कहता है कि वो उसे सच्चाई बताएगा कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। इधर बाला अपने उस दोस्त के पास जाता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है। उसका दोस्त उससे कहता है कि उसने ही पुलिस को खबर दी थी कि वो वहाँ पर है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो लोग उसके परिवार को मार डालते। ये सुन के बाला उसे छोड़ देता है और वहाँ से जाने देता है।
इधर गाँव का लड़का रत्नाकर को बताता है कि यहाँ पे करीब 5-6 साल पहले एक कंपनी आई थी जो कि गांव को तोड़कर वहाँ पे फैक्ट्री बनाना चाहती थी और गांव वालों को ये मंजूर नहीं था, जिसकी वजह से कुछ लोग नक्सली बन गए और उनमें से एक नक्सली बाला भी था। माधवी कंपनी वालों को साइड दे रहा था, इसीलिए उन नक्सलियों ने उसे मार डाला, जिसकी मौत के बाद फूलोकर्मा उन सबसे बदला लेना चाहती थी। इसीलिए यहाँ पे जब इलेक्शन हुए तो उसका पति इलेक्शन में जीत गया और उसको एक बीमारी हो गई, जिसकी वजह से फूलोकर्मा ने उसकी कुर्सी ले ली और उसने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसमें नक्सलियों को वो लोग ढूंढ ढूंढ के मारने लगे। उसने सारे नक्सलियों को मार डाला था, लेकिन बाला जिंदा बच गया था क्योंकि वो गांव छोड़ के पहले ही भाग निकला था। और अब जब उसे बाला मिल गया है तो उसने उसकी बीवी को मार डाला है और उसी ने पुलिस को ऑर्डर दिया है ताकि वो बाला को भी जान से मार डाले। ये सुनकर रत्नाकर सारी बात समझ जाता है कि वो औरत सिर्फ बदला लेने के लिए ये सब कर रही है, इसीलिए वो अगली सुबह उस लड़के के साथ उससे मिलने के लिए जाता है। इधर कर्मा अपनी माइनिंग साइट में जा रही होती है और तभी विदेशी देखती है कि उनकी एक जीप के पीछे बाला लटका हुआ है ताकि वो उसकी माँ से मिल सके। वो लोग उसे अंदर आने देते हैं ताकि वो उसे जान से मार सकें, लेकिन वो तुरंत वहाँ मजदूर के कपड़े पहन लेता है ताकि वो उनकी नज़र में ना आ सके। इधर इंस्पेक्टर जब कर्मा के घर पहुँचता है तो देखता है कि वो वहाँ पे मौजूद नहीं है और उसके नौकर से उसे पता चलता है कि वो माइनिंग साइट पे गई हुई है। उसके बाद वो वहाँ पे पहुँचता है कर्मा से बात करने के लिए। वो उससे कहता है कि उसे पता चल गया है कि उसने ही ये सब किया है और तभी अचानक बाला भी उस गाड़ी में आके बैठ जाता है, जो कि कर्मा के आगे हाथ जोड़ लेता है। इंस्पेक्टर को लगता है कि शायद वो उसे मारेगा, इसीलिए वो उस पर गन तान देता है। तो वो उससे कहता है कि वो कर्मा जी से बात करने के लिए आया है। वो उससे कहता है कि उसकी एक छोटी सी बेटी है और अगर वो भी मर जाएगा तो उसका देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। उन लोगों ने उसकी बीवी को मार डाला है और वो लोग अब उसके पीछे पड़े हुए हैं, तो कृपया करके उसकी मदद करे। तभी रत्नाकर उससे कहता है कि वो जिससे मदद मांग रहा है उसी ने ये सब करवाया है और इस उनके बाला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी कर्मा रत्नाकर से गन छीनने लगती है और तभी गोली चल जाती है जो कि उसके सर के आर पार हो जाती है, जिससे कर्मा की मौत हो जाती है। रत्नाकर ये देखकर बहुत डर जाता है और बाला उससे गन छीन लेता है ताकि वो इस मौत का इल्ज़ाम खुद पे ले सके। वो गन लेकर वहाँ से भागने लगता है और सारे लोग उस पर शूट करने लगते हैं। उसे एक गोली भी लग जाती है, लेकिन तभी वो वहाँ से भाग निकलता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जहाँ पे एंड में डायरेक्टर ने हमें एज्यूम करने के लिए छोड़ दिया है कि क्या वो जिंदा बच पाएगा या नहीं, या फिर कर्मा की मौत से वहाँ के लोग बदल पाएंगे या नहीं। ये सारे सवाल के जवाब व्यूअर्स अपने हिसाब से सोच सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि पुलिस पावरफुल लोगों की ही सुनती है और जो गरीब होते हैं उन्हें ज़बरदस्ती जेल में डाल दिया जाता है क्योंकि उनके पास कोई पावर नहीं होती और वो कुछ भी नहीं कर सकते। न जाने ऐसे कितने गरीब लोग होंगे जिन्होंने क्राइम किया तक नहीं होगा और पावरफुल लोगों ने उन्हें फंसा दिया और वो आज जेल में होंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। बाकी आपका इस बारे में क्या ख्याल है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।